लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हम इज़ आरएम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसकी पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पर इज़ आरएम आपके सेंटेंस के अंदर आएगा तो साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और उसके साथ लगा होगा आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की मैंने जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है। ठीक है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरी बात, ये लेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर आप मेरा थंबनेल देखेंगे तो वहाँ पे मैं एक छोटी सी कॉपी का एक पिक्चर आपको नज़र आएगी और वहाँ पे मैंने लेसन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की के अंदर लिखे हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वन बाय वन सारे के सारे लेसन मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए, आपकी बहुत हेल्प होगी, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इंग्लिश के मामले में। ठीक है जी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के अंदर तो आज आप इन्हें बेहतर समझेंगे। तो जो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के बारे में बात की, तो मैंने आपको वहाँ समझाया था कि इज आर एम आए सेंटेंस के अंदर और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ना आकर के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, ठीक है ना, तो या फिर वर्ब आए ही ना, तो वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के सेंटेंस नहीं आएंगे। और आपने उस वीडियो के अंदर देखा था कि आपकी इज आर एम जो यूज होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सिर्फ एक ही टेंस के अंदर यूज होते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर। और आपको पूरे चार्ट के अंदर इज आर एम का प्रयोग कहीं नहीं मिलता। और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है प्लस आईएनजी आता है। ठीक है ना, ये आपने उस वीडियो के अंदर जाना समझा। आज हम इज आर एम के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं, जहाँ पे आप और इसे डिटेल के अंदर समझेंगे। तो ये मेरा पहला सेंटेंस है आपके सामने, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। यहाँ पे इज आ गया है लेकिन इज के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस आपके टेंस का नहीं है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इसके बाद ए का प्रयोग हुआ है, उसके बाद बॉय, बॉय एक नाउन है और यहाँ पे एक एक एडजेक्टिव है। तो ही इज अ बॉय कह रहा है कि ये एक लड़का है का भाव आपका इससे आ रहा है कि वह एक लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, है का भाव इज दे रहा है। ही इज नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। ठीक है जी। हाँ, आपके मन में ये शंका जाग सकती है कि यहाँ पे डज नॉट या डू नॉट का क्यों नहीं प्रयोग किया जा रहा। तो ये आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। ठीक है जी। जो डज नॉट और डू नॉट वाले होते हैं, आप देख पाएंगे कि वहां पे एक क्रिया होती है, एक एक्शन होता है। ठीक है जी। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो एक क्रिया है गो। ठीक है ना, तो उसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, उसका नेगेटिव। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो इसका नेगेटिव है। ठीक है ना, ये एक क्रिया है, ये एक एक्शन है, इसलिए इसके साथ में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया। डू अपने आप में एक क्रिया है। अब मतलब डू का अगर आप हिंदी का सेंस निकालेंगे, इसका मतलब करना होता है। डिड मतलब किया। ठीक है जी, पास्ट में डिड, प्रेजेंट में डू, डू मतलब करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यू आर अ डॉक्टर, अब यहाँ पे आर आ गया है तो आर के बाद कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे कोई आईएनजी भी नहीं लगाया गया, तो ये भी आपके टेंस का सेंटेंस नहीं है। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। ठीक है, अगर आपने इसे इंटरोगेटिव बनाना है, प्रश्न वाक्य बनाना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, तो उससे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न वाक्य वाक्य बन जाता है। इज ही अ रिच मैन, क्या वह अमीर आदमी है। ठीक है। शी इज सैड, ये अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। शी इज सैड, ही इज अ बॉय, वो उसके बारे में बात की जा रही थी। जहाँ पे हम किसी की अवस्था के बारे में बात करें, स्टेट के बारे में बात करें, या फिर उसके बारे में हम बात करते हैं, तब हम इज आर का प्रयोग करते हैं। या अपने बारे में बात करें तो हम एम का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे आप पाएंगे कि हम कभी भी मतलब फर्स्ट फॉर्म, वहाँ वर्ब आती नहीं, वहाँ पे क्रिया होती ही नहीं है। जब कोई क्रिया ही नहीं होती तो वहाँ पे कोई आईएनजी लगने की बात होती ही नहीं है। तो वहाँ जब आईएनजी नहीं लगता तो फिर इसका मतलब कि वो सेंटेंस आपके टेंस का नहीं होता है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। आर द स्टूडेंट, क्या वे स्टूडेंट है, ये प्रश्न वाक्य है। ठीक है ना, अगर इसे मैं सीधा बनाऊं तो दे आर स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है। और आपने प्रश्न वाक्य बनाना है तो आर को बीच में से बाहर निकाल लीजिए, तो आर दे स्टूडेंट,
क्या हुए, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रश्न वाक्य बनाते हैं। दे आर पुअर, वे गरीब हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। वी आर ऑन द वे, हम रास्ते में हैं। आगे देखिए, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। आपने जितने भी ऊपर सेंटेंस को देखा वहां पे कोई क्रिया नहीं थी। बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी गई है, ये एक पैसिव वॉइस है। इज आ गया, वर्ब आ गई, ये थर्ड फॉर्म वर्ब है, ठीक है ना। तो अगर ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो अगेन ये आपके टेंस का सेंटेंस नहीं है, इज इसके आगे आया हुआ है। हमने ऊपर भी देखा हुआ है सारे के सारे वर्ड्स, जहाँ पे हमने आर देखा हुआ है, एम देखा हुआ है, इज देखा हुआ है, लेकिन वह भी आपके प्रेजेंट कंटिन्यू के सेंटेंस नहीं है। कहीं भी आपने वहाँ पे आईएनजी का प्रयोग नहीं देखा, कोई वर्ब नहीं देखी, ठीक है। यहाँ पे वर्ब है लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए अब आप देख लेते हैं कि बुक्स के अंदर जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर किस तरीके से लिखा जाता है। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है। अब हम जानते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर किस प्रकार से सेंटेंसेस आते हैं और आप उसे किस प्रकार से जानोगे, पहचानोगे, ठीक है जी। चलिए, पहला, inertia is a property of each body। जो inertia होता है वो हर किसी बॉडी की प्रॉपर्टी, यहाँ पे बॉडी का मतलब वस्तु। ये फिजिक्स की बुक है, जहाँ पे मोशन के चैप्टर में पढ़ रहा था, 9th क्लास की बुक है, जहाँ पे यह मैंने कुछ उनकी लाइनें उठा ली हैं आपको समझाने के लिए। inertia is a property of each body, जैसे मैंने वहाँ पढ़ाया ना, ऊपर आपने सेंटेंसेस पहले आपने सारे देखे थे, जहाँ पे इज आर लगाकर हमने बनाए थे। ये भी उसी प्रकार है कि inertia हर एक वस्तु की प्रॉपर्टी होती है, मतलब करेक्टर होता है। प्रॉपर्टी इन द सेंस, प्रॉपर्टी कहते हैं करेक्टर को, वो करेक्टर होता है हर एक वस्तु का, बॉडी यहाँ पे वस्तु होता है। क्रिकेट बॉल इज मोर मासिव देन अ टेनिस बॉल, यानी कि जो क्रिकेट की बॉल होती है वो ज्यादा मासिव होती है। तात एक ही का भाव यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए मैंने सिंपल प्रेजेंट की वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि इंग्लिश को आप बिल्कुल अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो तात एक ही भाव आता है जब एस और एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं इसके अलावा, तो ये इजी अकेला है और तात एक भाव देता है। inertia is a property of each body, then inertia हर एक वस्तु की करेक्टरिस्टिक होता है। अ क्रिकेट बॉल इज मोर मासिव देन अ टेनिस बॉल, यानी क्रिकेट की बॉल जो होती है टेनिस बॉल से ज्यादा मासिव होती है है इस, ठीक है जी। आगे देखते हैं। याद रखिएगा, आपने साइंस नहीं सीखनी है, आपने इंग्लिश को सीखना है, उनके भावों को समझना है। द फोर्सेस, अब ये एक से ज्यादा फोर्सेस है, ठीक है ना। तो फोर्सेस विच यहाँ का मतलब जो के, विच इज योर बुक, ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मेरा तुम्हारी कौन सी बुक है, यहाँ पे जो विच आया है यहाँ पे कौन का भाव नहीं है, क्वेश्चन का भाव नहीं है। द फोर्सेस विच मतलब जो के, फोर्सेस ताकतें जो, विच में यहाँ पे आ गया जो, आर अप्लाइड ऑन द बॉडीज, जो वस्तुओं के ऊपर अप्लाइड होती हैं। फोर्सेस जो वस्तुओं के ऊपर अप्लाइड होती हैं, ता ते ती का भाव। अब यहाँ पे आ गया आर, और आर के बाद आ गया अप्लाइड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अप्लाइड है, कोई आईएनजी नहीं लगा, कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आर के बाद यूज हुई, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, तो ये एक पैसिव वॉइस है। फोर्सेस जो कि अप्लाई होती हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, किसी वस्तुओं के ऊपर, बाय मेकिंग अ फिजिकल कंटेंट, फिजिकल कनेक्ट के साथ जो फोर्सेस अप्लाई होती है, विद देम आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उन्हें कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कहा जाता है। आर कॉल्ड, आर उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड, कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। दीज फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है जी। ये फोर्सें प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं और अनुभव की जाती हैं, अनुभव की जाती हैं, पैदा करती हैं और अनुभव की जाती हैं। आर, आर के बाद आ गया प्रोड्यूस, आर क्यों क्या है, क्योंकि फोर्सेस है, एक से ज्यादा है तो आर आ गया, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया प्रोड्यूस्ड,
एंड और एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। ये जो एक्सपीरियंस है, जो आर है ना, वो मतलब कि एंड के बाद एक्सपीरियंस आया तो वो जो आर इसके साथ इंटरलेटेड है। एक ही आर लिखा गया है दोनों के लिए, प्रोड्यूस के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी, ठीक है जी। तो फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड, एक से ज्यादा है फोर्सेस, तो आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपीरियंस यानी अनुभव की जाती हैं व्हेन, जब अ बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी, जब बॉडी कांटेक्ट में आती है दूसरी बॉडी के, ठीक है जी। अब यहाँ पे व्हेन आया, यहाँ पे व्हेन का मतलब है जब, ठीक है ना। व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, वहां पे क्वेश्चन मार्क है, वहां पे उसका सेंस बनता है तुम कब जा रहे हो स्कूल, वहां पे बनता है कब, यहाँ पे बनता है सेंस जब। व्हेन यहाँ पे एक कनेक्टेड वर्ड जिसे कंजक्शन भी कहा जाता है, कंजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना जी। ये कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को, ठीक है। एनीवे तो बात हम कर रहे थे, दीज फोर्सेस आर प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस्ड व्हेन, जब अ बॉडी कम्स, बॉडी ये के आती है, कम है, कम के आगे ई एस एस लगा दिया गया है, आती है, एक बॉडी आती है इन द कंटेंट विद अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी के कंटेंट कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो ये कम्स वाला मैंने अपनी सिंपल प्रेजेंट वीडियो के अंदर बड़े डिटेल के अंदर समझाया है। वहाँ पे एक और वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक के अंदर इस किस तरह से यूज होते हैं, अगर आप उसे देख लेंगे तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस द बॉडी एक्सर्टेड अ फोर्स डाउनवर्ड, जब, ठीक है ना। व्हेन यहाँ पे जब है, कोई क्वेश्चन नहीं, जब अ बॉडी सरफेस के ऊपर रखी जाती है, प्लेस्ड, इज आ गया इसके साथ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेस्ड, इनमें से कोई भी सेंटेंसेस जहाँ पे आप इज यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, तो कोई भी सेंटेंसेस आपका टेंस का सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है। ये सारे पैसिव वॉइस हैं, ये आपने ध्यान रखना है, मैंने बार बार वहाँ पे कहा हुआ है, ठीक है जी। और मैक्सिमम बुक्स के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर ही लिखी जाती है। चलिए, अच्छा जी, जब रखी जाती है ना, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, जब बॉडी एक सरफेस के ऊपर रखी जाती है, या इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस रखी जाती है, द बॉडी एक्सर्टेड अ फोर्स डाउनवर्ड, बॉडी फोर्स लगाती है डाउनवर्ड, इक्वल टू इट्स वेट, अपने वेट के इक्वल, ऑन द सरफेस। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई वस्तु रेस्ट की पोजीशन में हिलजुल नहीं रही, ऐसे स्थिर है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर वो स्थिर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल जाती कहीं से, या लिखा ना एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं अप्लाई करते हो, इज अप्लाइड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं, ठीक है ना। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर अप्लाइड नहीं होती है। टू चेंज इट्स स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, टू चेंज स्टेट्स ऑफ इट्स स्टेट टू रेस्ट, रेस्ट की स्टेट से, रेस्ट की अवस्था से उसे मोशन की अवस्था में चेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना, जब तक आप उसे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते किसी बॉडी के ऊपर। मुद्दे की बात यह है कि साइंस सीखना यहाँ पे बात नहीं, बात है कि आप इसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, तो ये आपके टेंस का सेंटेंस नहीं, ये पैसिव वॉइस है, तो किस तरीके से इसकी हिंदी बनती है आपने ये सीखना है, ठीक है। चलिए, अब हम और सेंटेंसेस लेते हैं, आपको इसके बारे में और थोड़ी क्लैरिटी होगी। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट, जो कारपेट है, लटका हुआ कारपेट है, इज बीटन विद स्टिक, स्टिक के साथ पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है, इज बीटन, ठीक है ना। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट फैलिंग आउट ऑफ इट, तो डस्ट पार्टिकल उसमें से निकलने शुरू हो जाती है, ठीक है जी। हमने फिर कह रहा हूँ इंग्लिश सीखनी है, साइंस नहीं। व्हेन हैंगिंग कारपेट, जब हैंगिंग कारपेट को पीटा जाता है, इज बीटन, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलता है, ठीक है। ये थी आपकी साइंस की बुक जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें उठाई हुई थी। अब मैंने ज्योग्राफी की बुक 9th क्लास की पढ़ी थी, उसके अंदर कुछ मैंने चीज़ें ऐसी उठा ली कि कुछ वर्ड स्टेटमेंट्स ऐसे उठा लें जो मुझे लगा उठाने चाहिए। टुडे, आज, इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट, ये एक माना गया तथ्य है, ठीक है ना, दैट द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स, कि
अर्थ 8 प्लानों में से एक प्लेनेट है दैट जो कि मूव्स कर अराउंड द सन, जो कि सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। ये तथ्य माना गया है। एक्सेप्टेड, इज एन एक्सेप्टेड। क्या जी, यहाँ पे भी आपका थर्ड फॉर्म इज के साथ यूज हुई है। ठीक है, तो ये भी आपके टेंस का सेंटेंस नहीं है। इट इज द ओनली प्लेनेट विच सपोर्ट लाइफ। तो यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, जिस सिंपल वर्ड ही इज अ बॉय, वैसे ये इट इज द ओनली प्लेनेट। ये एक सिर्फ एक ऐसा लौता प्लेनेट है विच सपोर्ट्स लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज 70% ऑफ इट्स टोटल एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। तो इट्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ समझ पाएंगे अपॉस्ट्रॉफ लगा करके किस तरीके से इट्स का क्या मतलब बनता है, बिना अपॉस्ट्रॉफ के जहाँ पे जैसे इट्स लगा हुआ है इसका क्या सेंस है। तो वो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको उस वीडियो में समझाया है। अपॉस्ट्रॉफ की वीडियो है, आप अपॉस्ट्रॉफ की वीडियो में देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। खैर, तो यहाँ पे क्या लिखा, इट्स टोटल एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। इसका 70% एरिया कवर्ड है, ठीक है ना, बाय वाटर, वाटर के साथ। हंस इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट, इसीलिए इसे वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस ऑल्सो के बाद बीच में ऑल्सो, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, से कहा जाता है वाटरी प्लैनेट। द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। जो सन की फैमिली है उसे कहा जाता है सोलर सिस्टम, कहा जाता है, इज कॉल्ड, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। क्या, द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम है, ठीक है ना, यानी कि ग्रहों के बारे में बात कर रही है, प्लैनेट्स के, बाकी प्लैनेट्स की बात कर रही है, तो सोलर सिस्टम के अंदर जितने प्लैनेट है उन्हें सर्टेन निश्चित डिस्टेंस के में रखा गया है ईश्वर के द्वारा, ठीक है ना, एक डिस्टेंस पे रखा गया है, एग्जैक्ट डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये हमने सीखना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे मेंबर्स है, द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना, तो मेंबर्स आ गए, एक से ज्यादा है तो आर लग गया, आर प्लेस्ड, किए गए हैं एट सर्टेन डिस्टेंस। द चीफ मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर द प्लैनेट। जो चीफ मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के, वो क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, आर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि ही इज अ डॉक्टर, उसी तरीके से ये एक द चीफ मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम आर द प्लैनेट्स। तो आपको समझ में आया होगा, आप समझे होंगे, आपने जाना होगा कि किस तरह के इज यूज होता है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।